नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हुकूमत कीमतों को अशाए खुर्दोनोश की कीमतों को नीचे लाने के लिए एक हिकमत अमली वज़ा कर रही है और आज की जो कैबिनेट की मीटिंग हुई 4 घंटे की, उसमें भी बहुत सा वक्त जो है वो इस इशू पे उसका फोकस रहा। दूसरी तरफ हुकूमत ये भी वार्न कर रही है कि कोरोना पेंडेमिक की एक सेकंड वेव भी आ सकती है, मज़ीद स्मार्ट लॉकडाउन करने की ज़रूरत है। अपोजिशन ये इल्ज़ाम दे रही है कि हुकूमत ये शोशा इस्तेमाल कर रही है ताकि अपोजिशन जो जलसे करना चाह रही है उन्हें नाकाम बनाया जा सके। आज पाकिस्तान के प्लानिंग मिनिस्टर जनाब असद उमर साहब ने NCOC में भी इसी हवाले से एक ब्रीफिंग दी। इस वक्त पाकिस्तान के फेडरल प्लानिंग मिनिस्टर जनाब असद उमर साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। असद उमर साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वार्म वेलकम। वालेकुम अस्सलाम। असद साहब, पहले इसकी थोड़ी सी वजाहत कर दें कि अपोजिशन को ये खदशा है और टेलीविज़न प्रोग्राम्स में मसलसल कह रहे हैं कि आपकी पार्टी अपने कन्वेंशन और मीटिंग्स तो करती रही है, लेकिन जब उनके जलसों का ख्याल आया और वो समझते हैं कि हुकूमत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है उनके जलसे, तो आपकी हुकूमत ने लोगों को वार्न करना शुरू कर दिया है कि कोरोना पेंडेमिक फैल रहा है। ये हमने नहीं शुरू किया और ये उनके जलसे से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। मैं सिर्फ कुछ फैक्ट्स आपके सामने रख दूं। कई हफ्ते कोरोना के केसेस बिल्कुल एक कम सतह पे रहने के बाद आहिस्ता आहिस्ता उनके अंदर इजाफा होना शुरू हुआ और कुछ इलाकों से ख़ास तौर पर खबर आनी शुरू हुई और हमें डेटा ने बताना शुरू किया कि वहाँ पर केसेस की तादाद बढ़ रही है। तो पहले एक्शन जो इस सिलसिले में लिए गए वो सिंध हुकूमत ने लिए और कराची के अंदर दोबारा से उन्होंने स्मार्ट लॉकडाउन जो हैं कुछ एरियाज़ के अंदर इंट्रोड्यूस किए, क्योंकि कराची के अंदर जो पॉजिटिविटी का रेशो है जो कौमी सतह के ऊपर हमारा 2% से कम रहा 6 हफ्ते तक, कराची में 5% से बढ़ गया था और इसलिए सिंध की हुकूमत ने, और आखिरी खबरें आने तक पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी वहां पर, तरीके इंसाफ की नहीं थी। दूसरा सुनिए, उसके बाद मेरे पास खबर आई इस वक्त आज़ाद कश्मीर के अंदर जो है वहां पर काफ़ी ज़्यादा, वहां पे तो बहुत ज़्यादा इस वक्त पॉजिटिविटी बढ़ गई है, ख़ासतौर पे मुजफ्फराबाद के अंदर जो है वो ज़्यादा है और वहाँ पे पता चला कि जी वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने एक मीटिंग की है और वो तो मुकम्मल पूरे आज़ाद कश्मीर में लॉकडाउन जो है वो अनाउंस करने की वहाँ पे तजवीज़ पे फैसला हुआ है। मेरे पास खबर आई, मैंने उनसे कहा कि ज़रा रोक जाएं, NCOC के अंदर तफसील से जायज़ा लेने दें और उस तफसीली जायज़े के बाद यही फैसला हुआ कि स्मार्ट लॉकडाउन किए जाए और पूरा ना किया जाए। पाकिस्तान में अवाम को फिर आपके तवज्जुह से याद दिला दें कि मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत है, आज़ाद कश्मीर में तहरीके इंसाफ की नहीं है। और उसके बाद जो है तहरीके इंसाफ की हुकूमत ने जो एक्शन लिया वो इस्लामाबाद में हुआ। वो आपने भी देखा कि इस्लामाबाद में कुछ एरियाज के अंदर दोबारा से लॉकडाउन इंट्रोड्यूस किए गए हैं। तो इसका कोई ताल्लुक नहीं है अपोजिशन के जलसों से, वो जलसे करना चाहते हैं। मैं तो सियासी तौर पर मोहित ये बोल रहा था कि इससे अच्छी तो कोई मैच हो ही नहीं सकता। अगर ऑपोजिशन जो है ना वो जलसों के मैच पे आ गई है तो ये तो आ गए इमरान खान की पिच पे, क्योंकि जलसा इमरान खान से बेहतर कोई नहीं खेल सकता। पाकिस्तान के पिछले 50 साल के अंदर किसी ने इतने बड़े जलसे नहीं किए जितने इमरान खान करते, तो हमें जलसों से क्या खतरा हो सकता है। लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने मुल्क में लोगों की सेहत का भी ख्याल रखें और ऐसा भी कोई काम ना करें जिससे रोजगार के ऊपर भी असर आता हो। मैं आपको बिल्कुल दो टोक बोल रहा हूं कि अगर मैं ये सियासी मुज़मरात ना हो ना और ये ऑपोजिशन का रोना धोना ना हो, ये वही ऑपोजिशन है जो बोलती थी सारे पाकिस्तान को लॉकडाउन क्यों नहीं कर देते। और आपको एक वजीर आला की तकरीर याद होगी कि आज तक पाकिस्तान से भूख में कोई नहीं मरा। भूख से तो कोई नहीं मरा, लेकिन वो ये कहते हैं कि अगर सियासत ना होगी तो उससे शायद लोग मर जाएंगे, इसलिए सियासत करने दो। अगर मैं सिर्फ NCOC की हैट पहन के और मैं ये मैं उसका पहलू इग्नोर कर दूं तो आज मैं एहकाम जारी कर दूं कि तमाम बड़े जलसे जो हैं उनको बंद कर दिया जाए। और ये मैं ऑन एयर बोल चुका हूं, जो पिंडी में लियाकत बाग में तहरीक इंसाफ का हुआ था, वो भी अगर मेरा फैसला हो जिसमें मैं सियासी रंग छोड़ दूं तो वो ना किया जाए। लेकिन पाकिस्तान की हकीकत है, मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी है, हम उनको कोई बहाना नहीं देना चाहते कि हम उनसे घबरा रहे हैं। ये अब उनके ऊपर मुनसर है कि क्या वो गैर जिम्मेदाराना रवैया इख्तियार करेंगे या वो जिम्मेदारी का सबूत देंगे। जी असद उमर साहब, लेकिन आप NCOC को हेड भी करते हैं और एक एडवाइस कम से कम NCOC के सामने आई है जिसमें NCOC ने कहा है कि बड़े बड़े जलसे जो हैं वो नहीं होने चाहिए। तो हुकूमत किस वक्त पोजीशन है क्या कि अपोजिशन को आप मना कर रहे हैं या आप कह रहे हैं कि वो खुद से फैसला कर लें कि क्या करना है? हम मना नहीं कर रहे, लेकिन हमारे कल जो है ये NCC के अंदर गया था ये मामला और NCC के अंदर जो है वहाँ पर सूरत हाल ये थी कि सिंध के वजीर आला ने कहा कि बाहर जो है उससे कोरोना में कोई फर्क नहीं पड़ता
और बाहर जो है कोई लिमिटेशन नहीं होनी चाहिए। हालांकि इस वक्त कोई भी यूरोपियन मुल्क उठा के देख लें, अमेरिका उठा के देख लें, दुनिया के सबसे बड़े स्पोर्टिंग इवेंट जो हो रहे हैं वो बगैर क्राउड्स के हो रहे हैं। जो यूरोप में तो बड़ी ही सख्त इस वक्त लिमिटेशंस लगी हुई हैं। इंग्लैंड में आपको पता है, वो तो बड़ा फेमस हुआ हुआ है आजकल। इंग्लैंड में किसी ने ये भी रेज कर दिया है कि मियां नवाज शरीफ जो बाहर खड़े होकर एवन फील्ड के कर रहे हैं, वो 6 लोग से ज्यादा जमा होते हैं, वहां सिर्फ 6 लोगों की लिमिट है। हम तो कोई इतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट लिमिटेशन की बात भी नहीं कर रहे थे, लेकिन चीफ मिनिस्टर सिंह जो हमेशा कहा करते थे कि बड़ी सख्त इकदाम करने चाहिए, उन्होंने कहा जी कोई जलसे जुलूस पे कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए, अगर लाखों बंदा जमा होता है तो हो जाए, उससे कोई कोरोना को फर्क नहीं पड़ता। ये नई एक साइंस इजाद हुई है, ये उनका व्यू था। आजाद कश्मीर के वजीर आजम मैं आपको बता रहा हूं, जो आज से मुश्किल से 1 हफ्ता पहले ये कह रहे थे कि पूरे आजाद कश्मीर को लॉकडाउन कर देना चाहिए, उन्होंने कहा जी हमें इंतजार करना चाहिए 1 महीने, इस महीने के आखिर तक देखें कि क्या सूरत हाल होती है, उसके बाद करेंगे। तो क्योंकि वहां पे एक सियासी रंग आ गया है फैसलों के अंदर, तो वजीर आजम नहीं चाहते थे कि ये नजर आए कि कोई हम सियासी बुनियाद पे कर रहे हैं। तो आज एनसीसी और तो उन्होंने जो फैसला है वो सूबों के पास छोड़ दिया। आज जो है वो एनसीओसी ने दोबारा, आज सुबह हमने बड़ी तफसीली इस पे बातचीत की और आज शाम को गाइडलाइंस इशू कर दी गई हैं तमाम सूबों को हमारी तरफ से। वो अहकाम नहीं है, वो मैंडेटरी नहीं है, उनको उन पर अमल दरामद करना जो है वो कानूनन हम लाजिम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे ख्याल में तदाबीर अपनानी चाहिए और हमने उसके अंदर लिखा है कि बेहतर तो सबसे ये है कि आप बड़े इज्तिमा ना करें, लेकिन अगर बड़े इज्तिमा करना चाहते हैं तो उसके कुछ असूल व ज़वाबित हमने उसके अंदर बयान किए हैं, कम से कम उनके ऊपर अमल कर दिया जाए। अब सूबों ने इसको ट्रांसलेट करना है, सूबे जो हैं इनको एसओपी के अंदर कन्वर्ट करके अपनी नोटिफिकेशन जारी करेंगे। थोड़ा सा इससे आगे चलते हैं। नहीं बुनियादी तो फिर नाज़रीन को मैं इस पर एक समअप कर दूं कि समझ के आ रहा है कि 16 तारीख को गुजरावाला में और 18 तारीख को जो कराची में जलसा पीडीएम और पीपल्स पार्टी पीएमएलएन कर रहे हैं, वो उसकी अब एहतियाती तदाबीर जो है और उसकी जजमेंट जो है वो हुकूमत अपोजिशन के पास होगी। हुकूमत ने जो कुछ कहना था एनसीओसी के हवाले से कह चुके। असद उमर साहब, आपकी हुकूमत ने 48 घंटे पहले से एक बड़ी फर्म कहा है कि हम हिकमत अमली इख्तियार करेंगे, जो कीमतें हैं अशाय खुर्दन अशाय और जो कीमतें हैं उनको कम लाने के लिए चीज़ों में। तो कैसे करेंगे ये? तो आप तो खुद इतने बड़े एक बिजनेस मैनेजर रहे हैं कंपनी की, ये तो एक सप्लाई एंड डिमांड इशू है। अगर चीज़ों की सप्लाई होगी रिटेलर के पास, उनको पीछे से चीज़ें आ रही होंगी, फरावानी होगी, तो ज़ाहिर है फिर वो कीमतें ज़्यादा ऊंची नहीं रख सकेंगे। आप इसमें किस किस्म की इंटरवेंशन करना चाह रहे हैं? देखिए, उसके ऊपर जैसे वज़ीर आज़म ने पहले बयान दिया था, तो आज वो बड़ी एक तफसीली मीटिंग करें, मेरे ख्याल में तकरीबन 2 घंटे की मीटिंग थी कैबिनेट मीटिंग के बाद। उसके अंदर सूबे भी शामिल हैं वहाँ पर। मैं उस मीटिंग का हिस्सा नहीं हूँ, तो मुझे ये नहीं पता कि उन्होंने क्या वहाँ पर फैसला किया है या किन इक़दामात के ऊपर हतमी फैसला हुआ है, लेकिन वो ज़ाहिर मीटिंग के बाद वो जारी कर दिए जाएंगे। तमाम पहलू देखे जा रहे हैं। बिल्कुल शय खुर्दनोश की तरसील जो है उसको मुमकिन बनाना, सप्लाई एंड डिमांड मैनेजमेंट ही सबसे बड़ा फैक्टर होता है, लेकिन हमें ये भी पता है कि कुछ केसेस के अंदर होर्डिंग भी एक फैक्टर हो सकता है। लोग ज़ख़ीरा अंदोज़ी जो है वो भी एक हकीकी फिनोमेना है और वो कुछ अशिया के अंदर उसका भी एक असर हो सकता है। और भी जितने मुख्तलिफ पहलू हैं जिनकी वजह से कीमतों के ऊपर असर पड़ सकता है, वो तमाम पहलू देखे जा रहे हैं उस मीटिंग में। जैसे मैंने कहा, वो तकरीबन 2 घंटे की मीटिंग थी जो आज अभी शाम को प्राइम मिनिस्टर ने, अभी शायद ख़त्म हुई है थोड़ी देर पहले, तो उसके ऐलानात आ जाएंगे और आपको जो फैसले किए हैं वो भी पता चल जाएगा। एक चीज़ असद उमर बहुत अजीब है असद उमर साहब, वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है और आपकी पार्टी के और लोग भी कह रहे हैं कि टाइगर फोर्स को इस्तेमाल किया जाता है, शायद किया जा सकता है प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म में या उसकी मॉनिटरिंग करने के लिए, लेकिन ऑपोजिशन ये समझती है कि टाइगर फोर्स एक पैरेलल एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा बन जाएगा। ये तो एक, और ये बात जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल। सर, इसी किस्म के खदशात का इजहार किया गया था जब प्राइम मिनिस्टर ने ये टाइगर फोर्स के वॉलंटियर्स जो हैं वो लोग जो कौमी मामलात के अंदर हुकूमत की मदद करने के लिए तैयार है, एक वॉलंटियर बेसिस के ऊपर उसका ऐलान हुआ था कोरोना के पॉइंट ऑफ व्यू से। उस वक्त भी इसी किस्म के खदशात का इजहार किया गया था कि पता नहीं लड़ाई झगड़े हो जाएंगे कि क्या हो जाएगा। आपने देखा वो कुछ भी नहीं हुआ। उन लोगों ने एक अच्छा मस्बत रोल प्ले किया। किस किस्म की ड्यूटीज उनको दी गई। मसाजिद के अंदर जिस वक्त तरावी का फैसला हुआ कि होंगी और उसके लिए एसओपीज बने, तो वो लड़के जो हैं वो 2-2, 3-3 लड़के जो हैं मस्जिद के बाहर जाके बैठ जाते थे और नमाजी जब अंदर जा रहे थे तो एक दफ़ा दोबारा याद दहानी करा देते थे जी क्या एहतियाती तदाबीर है जिनको किया जाए।
इसी तरीके से वो यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन पे जाते थे, वहाँ पे देखते थे कि कोई अशिया खुर्दनोश जो है वो मौजूद हैं, अवेलेबल है या नहीं है, दस्तियाब है कि नहीं है। इस किस्म की ड्यूटीज और 2-3-4 ऐसे ही काम थे। उसका ये मतलब नहीं है कि वो उन्होंने पाकिस्तान की जो सरकारी इंतजामिया है वो उसके नेमुल बदल के तौर पर आ गए हैं, लेकिन उनकी मदद करने के लिए और एक रोल जो है उनका भी बनता है, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। भाई अब ये तो हमारा कसूर नहीं है कि इमरान खान के एक कॉल के ऊपर जो है हजारों नहीं लाखों लोग वॉलंटियर करने को तैयार हो जाते हैं और दूसरे सियासतदानों को नहीं मिलता ऐसा मौका। अच्छा असद साहब, आपने एक बात की कही, आपने कहा कि कैबिनेट की जो मीटिंग हुई है जो 4 बजे ख़त्म हुई है, उस मीटिंग के बाद 2 घंटे प्राइम मिनिस्टर ने प्राइस कंट्रोल के हवाले से अलग मीटिंग की है। तो प्राइस कंट्रोल का इशू अगर कैबिनेट मीटिंग में डिस्कस नहीं हुआ तो ये 4 घंटे की इतनी बड़ी कैबिनेट मीटिंग है, इसमें फिर क्या डिस्कस हुआ? और ये इतनी बड़ी जो कैबिनेट मीटिंग्स होती हैं जिसका बहुत चर्चा है शहर में कि पहले नहीं होती थी गालबन इतनी बड़ी कैबिनेट मीटिंग्स, हर ट्यूसडे को 4 घंटे की कैबिनेट मीटिंग होती है, उसमें क्या फिर डिस्कस किया? सर हर दफ़ा कैबिनेट की काबीना की जो मीटिंग होती है उसके अंदर 12, 14, 16 आइटम्स होते हैं और हर एक के ऊपर सैर हासिल बहस होती है। वज़ीर आज़म यकीन रखते हैं मुशावरत के अंदर, वो चाहते हैं कि फ़ैसले जो है मुशावरत से किए जाए और वो अपने आप को अक़ल कुल नहीं समझते। ये पाकिस्तान की तारीख में कम हुआ है कि इस तरीके से कोई काबीना चलाए और इस तरीके से फ़ैसले करे। तो आज भी इसी तरीके के बहुत सारे फैसले थे जो काबीना के पास आए, वहाँ बहस मुबाहिसा, कभी कभी तो थोड़ी ज़रा जज्बाती गुफ्तगू भी हो जाती है, जो उसके फ़ौरन बाद टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज़ चलनी शुरू हो जाती है। अच्छा। तो जो मुल्क चलाने के मामला जो वफाक के फैसले हैं वो वफाक के फैसले काबीना के सामने रखे जाते हैं और वहीं पे फैसले होते हैं। और यहाँ पर भी जो प्राइस कंट्रोल वाला कि अगर कोई भी ऐसा कोई नया लॉ है या कोई नई एग्जीक्यूटिव स्ट्रैटेजी है तो वो अल्टीमेटली काबीना के पास आएगी अप्रूवल के लिए। देखिए ना, 4 बजे ही टिकर चलने लग गए थे, हेडलाइंस बन गई थी कि काबीना की मीटिंग के अंदर का हाल जो है वो सामने आ गया है। तो अगर आप खुद से ब्रीफ नहीं करेंगे कि की इश्यूज़ क्या थे काबीना में तो फिर स्पेकुलेशन जो है वो होगी। तो की इश्यूज़ क्या थे जिस पे 4 घंटे तक जो एक इतनी डिबेट हुई? अच्छा सर, उसके अंदर हमने फैसला ये किया हुआ है कि बजाय कि हर वजीर जाके अपना जो है नुक्ता नज़र पेश करे, तो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो है शिबली फराज वो करते हैं, वो हर मीटिंग के बाद करते हैं। लेकिन जाहिर है वो काबीना की मीटिंग खत्म होगी तो उसके बाद ब्रीफिंग करेंगे। यहाँ तो काबीना की मीटिंग चल रही होती है तो बाहर टिकर चलने शुरू हो जाते हैं, वो पता नहीं कैसे खबर बाहर निकलती है और उसमें से आधी सच होती है आधी झूठ होती है। सो शिबली फराज ने फॉर्मल ब्रीफिंग कर दी और उसके अंदर जो तमाम सीनियर जो अहम मामला हैं जिनके ऊपर गुफ्तगू हुई वो तमाम वो निकले और हर काबीना की मीटिंग के बाद यही होता है। अच्छा, अब थोड़ा सा चले, आप कैबिनेट की अंदर का हाल तो नहीं आप बताना चाहते, आप समझते हैं कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ही की जो है वो जिम्मेदारी है कि उसके हवाले से बात करें। ये थोड़ा सा बता दीजिए कि इसमें भी एक है कि पहले शायद जो हुकूमतें थी जैसे नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी वो तो कम अज़ कम हर हफ्ते शायद 4-5 घंटे की कैबिनेट मीटिंग जो है वो नहीं करती थी। जरदारी साहब का मुझे याद नहीं है कि वो उनकी हुकूमत में ऐसी मीटिंग्स होती थी नहीं होती थी। तो ये एक नया फिनोमेना ऐड हो गया है जो स्ट्रक्चर्ड मीटिंग का कॉन्सेप्ट है। सर बिल्कुल, मैं जैसे बोलूँ ना कि बुनियादी जो तरीक़ेकार है फैसला करने का, बुनियादी सोच का ही फ़र्क है। आप चाहे जरदारी साहब को देख लें, उस वक्त तो वज़ीर आज़म कोई और होता था, असल ताकत जो है वो सदर के पास होती थी, सबको पता है, असल फैसले वहाँ पे होते थे। तो वो तो काबीना में आने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। फैसला जो अहम मामला हैं उनके फैसले कहीं और होने के बाद वो काबीना के पास आ जाते थे। इसी तरीके से जो मुस्लिम लीग नून है वो सबको पता है कि मियाँ साहब का फैसला जो है वही फैसला करते हैं और वो तो अक्सर मामलात में काबीना से मशवरा भी नहीं करते थे। इसीलिए वो बड़ा फेमस एक सुप्रीम कोर्ट का मुस्तफ़ा इम्पैक्ट्स का केस था और उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट को फिर रूल करना पड़ा कि जहां जहां फेडरल गवर्नमेंट को रेफर किया गया है तो उसके फैसले अकेले वजीर आजम बैठ के नहीं कर सकते। वो फेडरल गवर्नमेंट की डेफिनेशन जो है वो वजीर आजम प्लस फेडरल मिनिस्टर्स हैं, तमाम काबीना नहीं, लेकिन जो वफाकी वजीर हैं और प्राइम मिनिस्टर वो मजमूई तौर पर फेडरल गवर्नमेंट कानूनी तौर पर समझे जाएंगे। और इसलिए जिस कानून के अंदर ये लिखा हुआ है कि ये फैसला फेडरल गवर्नमेंट ने करना है वो तमाम फैसले जो हैं अब वैसे भी कानून जो है वो अब लाना ज़रूरी है कैबिनेट के सामने। बट वो प्राइम मिनिस्टर का तो मैंने जैसे बताया उनका जहन ही इस तरीके से चलता है कि वो मुशावरत में यकीन करते हैं
और अगर आप सुन भी लें तो सबसे पहले सब बहस हो जाती है, तो उसके बाद वो सम अप करके किसी पोजीशन पे पहुंचते हैं, एक्सेप्ट कोई 2-3 जो बिल्कुल उनके बुनियादी असूल हैं, उसमें सारे एक तरफ मसलन मैं आपको अगर बताऊं कि अगर कोई खुदा ना खास्ता तहरीक इंसाफ में ये कहे भी कि जी ये मुकमका कर लो और एनआरओ दे दो, तो जितने मर्जी लोग करते रहे, इमरान खान ने उस पर अपना माइंड नहीं बदलना। इसी तरीके से उनका एक यकीन था कि अफगानिस्तान का फैसला जो है वो बातचीत से होगा और डायलॉग के अलावा इसका कोई हल नहीं है। तो ऐसी 1-2-3 जो बिल्कुल बुनियादी एक बिलीफ की, कोर बिलीफ की चीजें होती हैं, यकीन का हिस्सा होते हैं, उनके अलावा उनका दिमाग खुला होता है और वो हर चीज के ऊपर जो है वो चाहते हैं कि बहस हो, डिस्कशन हो और उसके बाद फैसला किया जाए। अच्छा, ये तो बड़ा अच्छा है कि मुस्तफ़ा इम्पैक्स केस का एक बैकग्राउंड जो लोगों को नहीं पता था, आपने आज उसकी थोड़ी वजाहत कर दी कि मुस्तफ़ा इम्पैक्स केस जो है सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था कि प्राइम मिनिस्टर और उसकी कैबिनेट टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट करते हैं फेडरल गवर्नमेंट, इसकी क्लैरिफिकेशन आ गई सामने। मुझे भी पहली दफ़ा ही पता चला है कि इसका बैकग्राउंड क्या था। लेकिन एक आखिरी क्वेश्चन आपसे ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच ने नोटिस सर्व कर दिया है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को, जो तहरीक जो इंसाफ लॉयर्स फोरम से प्राइम मिनिस्टर ने खिताब किया कन्वेंशन सेंटर में, क्या उस हवाले से कैबिनेट के सामने ये इशू आज आया है? उस पर आपकी हुकूमत का क्या मौक़िफ़? मुझे ये बताइए, ये कौन सा पार्लिमानी निज़ाम है, जमहूरी निज़ाम है, जिसमें एक पॉलिटिकल लीडर जो है, एक पार्टी का चेयरमैन जो है, वो अपनी पार्टी के लोगों से बात नहीं कर सकता? मतलब ये तो अजीबो गरीब, मेरे तो समझ से बाहर है कि इस क्या मंतक इसके लिए इस्तेमाल की गई है। फिर उन्होंने एक मफरूजा कर लिया और मफरूजा ये था कि इसका पैसा किसी ने नहीं दिया होगा, वो जाके चेक कर लें, रसीद भी उनको मिल जाएगी। हमसे तो कोई रसीदें मांगते हैं तो हम रसीदें दिखा देते हैं, जिस तरीके से इमरान खान ने अपने केस के अंदर भी दिखाई थी। हम तो कतरी खत नहीं पेश करते। तो बेसिकली फिर आपकी हुकूमत समझती है कि कन्वेंशन सेंटर तो वैसे भी हमने भी देखा है, सभी लोग पॉइंट आउट कर रहे हैं कि कन्वेंशन सेंटर तो बना इसलिए है कि प्राइवेट पार्टीज और ग्रुप्स और कंपनीज जो हैं उसे हायर करती हैं। तो इंसाफ लॉयर्स फोरम ने आप ये कह रहे हैं कि उसको हायर किया होगा, ये को प्राइम मिनिस्टर ने उसको हायर नहीं किया हुआ था, ये गवर्नमेंट की तरफ से फंक्शन नहीं हो रहा था, इसकी कीमत, इसकी कॉस्ट और इसकी जो हायरिंग है वो इंसाफ लॉयर फोरम ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल था। इज दिस व्हाट यू से? इंसाफ लॉयर्स फोरम की तरफ से हो रहा था। हमने ये सवाल पूछा भी था और हमें कंफर्म कर दिया गया, हाँ जी बिल्कुल जो है उसकी पेमेंट की गई थी। कोई भी जाकर रेंट करके वो ले सकता है, डीसी से अप्रूवल ले इवेंट का और वहां पे पेमेंट करें और अपना करें इवेंट। बल्कि हम तो चाहेंगे कि और ज्यादा लोग इस्तेमाल करें ताकि वो जो कन्वेंशन सेंटर है उससे आमदनी आए, जिसको हम इस्लामाबाद के शहरियों की बेहतरी के लिए इस्तेमाल कर सकें। बाय द वे, मुझे अच्छी तरीके से याद है मियां नवाज शरीफ, आपको याद होगा मियां नवाज शरीफ ने इसी कन्वेंशन सेंटर के अंदर मुस्लिम लीग का इलेक्शन करवाया था और इसी कन्वेंशन सेंटर के अंदर हुआ था। जी बिल्कुल आपने सही याद करवाया, बहुत शुक्रिया। असल पाकिस्तान के प्लानिंग मिनिस्टर हमसे बात कर रहे थे आज की कैबिनेट मीटिंग के हवाले से भी, प्राइस कंट्रोल के हवाले से भी, और कोरोना पेंडेमिक के दोबारा से फैलने का जो खतरा और जो खदशा जिसका हुकूमत इजहार कर रही है, अपोजिशन को बता दिया गया है कि बड़े जलसे नहीं करने चाहिए असूली तौर पर। क्या अपोजिशन इनको मानेगी इस बात को? और 16 और 18 तारीख को गुजरावाला और कराची के जो जलसे हैं वो अपोजिशन जो है वो करेगी, क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करेगी? ज़ाहिर है मीडिया और कौम जो है इस हवाले से देख रहे हैं। और एक बड़ी अहम चीज़ की वजाहत भी हो गई जिसका कल बहुत चर्चा था कि इंसाफ लॉयर फोरम ने जिस तरह से बाकी कोई प्राइवेट पार्टीज कन्वेंशन सेंटर को बुक करती हैं, हायर करती हैं, उसी तरह से उन्होंने कीमत दे के उसे हायर किया था। और जाहिर है कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान किसी भी सियासी जलसे से खिताब कर सकते हैं। गालिबन साहब को बहुत से हकायक मालूम नहीं होंगे, वो मालूम अब तक हो भी गए होंगे। नाज़रीन, इस पर एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम प्राइस कंट्रोल के हवाले से मजीद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक। नाज़रीन, वक्फे से पहले पाकिस्तान के प्लानिंग मिनिस्टर जनाब असद उमर हमारे साथ थे और जहां कोरोना केसेस के बढ़ते हुए, कोरोना पेंडेमिक के बढ़ते हुए केसेस के हवाले से और अपोजिशन की तहरीक के हवाले से बात हुई, वहाँ हुकूमत की जो हिकमत अमली और तदबीर हैं प्राइसेस को कंट्रोल करने के हवाले से, अशाए खुर्दनोश यानी फूड प्राइसेस में जो बेतहाशा इजाफा देखने में आया, उसमें इमरान खान हुकूमत की जो एक हिकमत अमली और एक ख्वाहिश सामने आ रही है इसको कंट्रोल करने की, उस हवाले से भी बात हुई। और इस नशस्त में इसी डिस्कशन को कि फूड की प्राइसेस को, अशाए खुर्दनोश की कीमतों को किस तरह से कंट्रोल किया जा रहा है, इस बहस किया जा सकता है, इस बहस को हम जारी रखेंगे। और इसमें हमें, इस नशस्त में हमें ज्वाइन कर रहे हैं पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर, वज़ीर ख़जाना जनाब हाशिम जवा बख्त साहब। उनके साथ ही हमें ज्वाइन कर रहे हैं सेक्रेटरी जनरल ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान जनाब नईम मीर साहब, जो कि ट्रेडर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और साथ ही हमें ज्वाइन करेंगे खालिद महमूद खोखर साहब, जो सदर हैं पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के
जो हमें मुल्तान से वीडियो लिंक के ज़रिए ज्वाइन कर रहे हैं। इस कॉम्बिनेशन की वजूहात हैं कुछ। इस कॉम्बिनेशन की वजूहात ये हैं कि जब हम अशियाए खुर्दनोश और फूड प्राइसेस में फूड की जो कीमतें हैं उसमें इजाफे की बात करते हैं, तो एक तरफ सवाल आता है कि क्या ये सप्लाई एंड डिमांड का इशू है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि मार्केट की अंडे, टमाटर, आलू, मछली की जो रिक्वायरमेंट है, जो उसकी डिमांड है ब्रेड की, आटे की, वो सप्लाई से ज़्यादा है? एक ये है। और फिर ये कि जो नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी है जिसको डॉक्टर हफीज़ शेख साहब हेड करते हैं, उसकी जो मीटिंग्स हुई हैं गुज़िश्ता 1-2 दिन में, वहाँ पर ये बात सामने आई है कि हुकूमत की समझती है या नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी का ये ख्याल है कि दर हकीकत होल्डिंग हो रही है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो रही है, प्रॉफिटेरिंग करने की ट्रेडर्स जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं। तो कौन ये कोशिश कर रहा है? क्या ट्रेडर्स ये कोशिश कर रहे हैं? सप्लाई की कमी है, सप्लायर नहीं दे रहा, सप्लायर पैसा बना रहा है पीछे से क्योंकि फॉर्म प्रोडक्ट्स हैं तो फॉर्मर पैसा बना रहा है, या हुकूमत ठीक रेगुलेट नहीं कर रही? ये बुनियादी सवाल है और इस सवाल के साथ जो है हम डिस्कशन का मैं आगाज़ करना चाहूँगा। हाशिम जवाब अक्सर आपसे शुरू करूँ। आपकी हुकूमत, आप पाकिस्तान के सबसे बड़े के सूबे के वज़ीर ख़जाना है, आपकी हुकूमत का क्या अंदाज़ा है कि कीमतें जो इतनी बढ़ गई हैं अशियाए खुर्दनोश की, इसकी बुनियादी वजह क्या है? शुक्रिया मोहित साहब। मैं इसको 2 में ब्रेक करना चाहूँगा कि एक अशिया खुर्दनोश में है पेरिशेबल आइटम्स जिसमें आपकी सब्जियां वगैरह आ जाती हैं, और एक है नॉन पेरिशेबल जिसमें मेनली आपकी गंदम, जो कि हमारा एक स्टेपल डाइट का हिस्सा है। मैं सर 2 मिनट लूँगा आपको खाली पंजाब पाकिस्तान की वीट सिचुएशन पे, आटे की सिचुएशन पे बताने के लिए। पंजाब ने इस साल अपनी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा प्रोक्योर किया, बल्कि लैंडमार्क प्रोक्योरमेंट की, और तकरीबन 4.5 मिलियन मेट्रिक टन का टारगेट के हदफ के नज़दीक वो पहुंची, जो पंजाब की रिक्वायरमेंट पे से ज़्यादा है। आपका हमारा जो इस वक्त प्रोविंसेस का सेटअप है उसमें हम बॉर्डर्स को बंद नहीं करते। पंजाब फूड बास्केट है पूरे पाकिस्तान की। पंजाब ने अपनी रिलीजेस जुलाई में ही शुरू कर दी कि वो KPK को भी सप्लाई करना शुरू हो गया, और यही गंदम हमारी सिंध में भी जाना शुरू हो गई। पंजाब ने इसकी रिलीज प्राइस रखी 1475, और वो वाहिद सूबा था जिसने इस वक्त रिलीज शुरू कर दी। इसकी बुनियाद पे आज मैं 2 दिन पुराना आपको डेटा पंजाब ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स का, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स का बता रहा हूँ। पंजाब के अंदर इस वक्त भी 20 किलो आटे की बोरी 860 रुपए की बिक रही है, और सिंध ने एक दाना अभी तक रिलीज नहीं किया। उनका टारगेट था 1.4 मिलियन मेट्रिक टन्स का, उन्होंने उसमें से 12 लाख प्रोक्योर किया। आज इतने महीने गुजरने के बाद आज पता चल रहा है कि वो 3 दिन बाद रिलीज करने जा रहे हैं। पंजाब के रहने वाले को 900 से कम में आटे की बोरी मिल रही है, और 1350 रुपए ये कॉस्ट कर रही है सिंध कराची के अंदर। 500 रुपए का फ़र्क है, जो तकरीबन 60% बनता है। तो पंजाब अपने ऊपर हर महीने तकरीबन 5.5 अरब रुपए की सब्सिडी बर्दाश्त कर रहा है, और ये गंदम भी पूरे पाकिस्तान को सप्लाई कर रहा है। गंदम की कीमत बढ़ने की सबसे बड़ी वजह यह है कि इसकी टाइमली रिलीज जो सिंध को करनी चाहिए थी वो सिंध ने नहीं की। बाकी सूबों ने प्रोक्योरमेंट ही कम की। KPK की प्रोक्योरमेंट नेग्लिजिबल थी, वहाँ उगती भी कम है, बट उन्होंने भी अपना टारगेट अचीव नहीं कर सका। तो पंजाब ही इस वक्त सप्लाई कर रहा है, और प्रेशर डिमांड का इसलिए आ रहा है। अब पता चला है कि सिंध 16 अक्टूबर से रिलीज करना शुरू करेगा, तो मुझे उम्मीद है कि इसके अंदर एक बारी उन्होंने भी मार्केट के अंदर गंदम को सप्लाई करना शुरू किया तो बेहतरी जरूर आएगी। मगर जो इस वक्त सिंध की हुकूमत ने तो सिंध की आवाम के साथ किया है, कोई जवाब नहीं बनता कि वहां 500 रुपया ज्यादा पे किया जाए। हाशिम जवाब अक्सर, अगर ये मसला सारा डिमांड एंड सप्लाई का है, फिर तो नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी का ये कहना कि यहाँ पे होर्डिंग है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी है, ये बात तो फिर वजन नहीं रखती। सर वीट के लिहाज से जो हुकूमत सप्लाई कर सकती है वीट, उसमें तो ये जो चीज़ है होर्डिंग की, इसका एक लिमिटेड पहलू है। बट मेन जो गैप आया वो ये है कि एक इतना बड़ा सूबा आपको गंदम, उसकी स्टेट मशीनरी गंदम प्रोवाइड ही नहीं कर रही मिल्स को, तो वो गंदम कहीं और से खींच रहे, तो एक आर्टिफिशियल एक वो गैप क्रिएट हो गया, जिसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी प्रेशर आया, और जिसकी वजह से प्राइसेस बहुत बढ़ी हुई हैं इस वक्त। खास तौर पे अगर आप मुल्की फैब्रिक के लिहाज से देखते हैं तो सिंध में। ठीक है। नहीं मीर साहब, चूंकि आप बुनियादी तौर पे ताजरान को रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक तरह से कह लिए कि आप शॉपकीपर को रिप्रेजेंट करते हैं, जो रिटेलर है, जो चीज़ें सप्लाई करता है, जहाँ पे आलू, टमाटर, अंडा,
मछली, ब्रेड और आटा जो है वो बिकता है। आपके लोगों का, आपकी एसोसिएशन का इस पर क्या मौक़िफ़ है कि चीज़ें आपके पास हैं, छुपाई गई हैं, ये चीज़ें आ नहीं रही पीछे से? नहीं जी, इसमें हमारा तो बड़ा सादा सा मौक़िफ़ है कि हमें अगर 10 रुपये की चीज़ मिलती है तो हम 11 रुपये की बेच देते हैं, हमें अगर 100 रुपये की मिलती है तो हम 101 रुपये की बेच देते हैं। हमारा रिटेलर या हमारा शॉपकीपर जो है उसके पास तो सादा सा फार्मूला है, उसका तो मार्जिन और प्रॉफिट जो है वो बड़ा महदूद है। अब देखने और सोचने वाली बात यह है कि हमें चीज़ें महंगी क्यों मिलती हैं। ये हमें बताया गया है, इमरान खान साहब भी बताया करते थे जलसों में, महंगाई इसलिए होती है कि जब हुकूमत कर्ज़े लेती है तो महंगाई हो जाती है, महंगाई इसलिए होती है कि वो टैक्सेस लगा देती है तो तब महंगाई होती है, महंगाई इसलिए होती है कि जब इनपुट्स महंगे हो जाते हैं, जब बिजली की कीमत हुकूमत बढ़ाती है, जब गैस की कीमत बढ़ाती है तो महंगाई हो जाती है। ये खान साहब हमें बताया करते थे, हम तो कोई माहिर इक़्तिसादी अमूर नहीं है ना, हम तो छोटे से ताजर हैं। तो खान साहब के जब हम जलसे सुनते थे तो खान साहब भी बताते थे कि जब $1 जो है जब उसकी कीमत बढ़ती है तो इतनी महंगाई हो जाती है और इतना कर्ज़ा बढ़ जाता है। तो ये सारे जो महंगाई के असबाब हैं, ये जब इसका खुरा ढूंढते हैं तो वो सारा खुरा जो है वो हुकूमत की तरफ जाता है। तो हमें तो नहीं समझ आती कि जब सारे खुरे इनकी तरफ जाते हैं और महंगाई के तमाम असबाब इन्हीं की रेगुलेशंस और इन्हीं की रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ की वजह से हमें नज़र आते हैं, तो फिर ये फ़ैसला करते हैं कि जी होर्डिंग हो गई है लिहाजा क्रैकडाउन शुरू करो। कभी होर्डिंग एक्ट ले आते हैं, कभी टाइगर फोर्स ले आते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी FIRs काटते हैं, और बावजूद इसके कि ये कमीशन भी बनाते हैं और फिर इनके लीडरान जो हैं वो बाहर चले भी जाते हैं और इन मफरूज़ भी हो जाते हैं, फिर भी कीमतें नहीं। नहीं मीर साहब, आपका कहना ये है, आप ये समझते हैं कि नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी जो डॉक्टर हफीज़ शेख साहब की है, जो कहती है कि होर्डिंग भी हो रही है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो रही है, प्रॉफिटेरिंग का हो रहा है, क्योंकि ये टाइगर फोर्स का सारा जो जिक्र है इसका तो मतलब यही है ना कि प्राइसेस होर्डिंग हो रही है, उस प्राइस पे, उस कीमत पे चीज़ें अशिया खुर्दोनोश बिक नहीं रही जो कि डिप्टी कमिश्नर से मुकर्रर कर रखी। आप समझते हैं ऐसा नहीं है, यानी कीमतें जो प्राइस रखी है DC साहिबान ने उस पर चीज़ें बेच रहे हैं क्या दुकानदार? नहीं, DC साहिबान की जो प्राइसेस हैं वो तो एक दूसरा फ्रॉड है ना, बहुत बड़ा, वो तो एक बहुत बड़ा धोखा है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा होर्डर्स के हवाले से बता दूँ, ये जो होर्डिंग है ना जी, ये होर्डिंग जो है ये हमारा आम ताजर और छोटा ताजर बिल्कुल नहीं करता। ये होर्डर्स भी जो हैं ये इनकी बगल में कहीं बैठे हुए हैं। ये अगर ढूंढे ज़रा दाएं बाएं आपने देखें तो ये एक नेक्सस होता है होर्डर्स का इंतज़ामिया के साथ और हुकूमती एहलकारों के साथ। जब ये नेक्सस बनता है तो तभी होर्डिंग होती है, और वो माफियाज करते हैं होर्डिंग, वो ताजर होर्डिंग नहीं करते। और वो जो माफियाज होते हैं वो तमाम के तमाम इन्हीं हुक्मरानों के और हुक्मरानों के साथ बैठे होते हैं। अब आटे का बहरान देख लें, जब आटे का बहरान आया तो जो माफियाज निकले या जिनकी निशानदेही हुई वो इन्हीं के साथ ही निकले, इन्हीं के वज़रा पे इल्ज़ाम लगे। जब चीनी का बहरान आया तो चीनी के हवाले से जब होर्डिंग की बात हुई, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और प्रॉफिटेरिंग की बात हुई तो इन्हीं के लोग निकले। तो बात यह है कि वो होर्डर्स या वो लोग हैं वो ताजर नहीं है, वो छोटा ताजर नहीं है। मैंने तो आपको छोटे ताजर का पहले ही बता दिया, उसका तो सिंपल फार्मूला है, उसे 101 में बेच देगा वो। हाँ ठीक। खालिद महमूद खोखर साहब, चूँकि आपका ताल्लुक किसानों से है, किसान इत्तेहाद के आप सदर हैं पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के। अब जो किसान जो प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है, मेरे जहन में आता है कि जो फॉर्म प्रोडक्ट है, जैसे आलू है, टमाटर है, जो सब्जियां हैं, जो फ्रूट है, आटा है, ये सब चीज़ें किसान, कोई आप बता सकते हैं कि किसान इसमें पैसे बना रहे हैं, ये किसान भी रो रहे हैं? देखें जी, मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ, पिछले साल हमारा रेट बढ़ाया गया गंदम का तकरीबन को 7.5%, हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा दी को 60%। जो हमें DAP की बोरी को 2300-2400 मिल रही थी वो 4000 पे चली गई है। डीजल का रेट बढ़ गया, बिजली का रेट बढ़ गया। लेकिन मैं बहुत दुखी हूं इसलिए कि मेरे आम जो शहरी है पाकिस्तानी, उसको वही गंदम जो हमसे 1400 रुपए जबरदस्ती उठाई गई, यानी हमने घरों में नहीं रखने दी, अपनी जरूरत के मुताबिक नहीं रखने दी, वही आम आदमी को 2400 से 2800 रुपए मन मिल रही है। ये मेरे लिए बहुत ही तकलीफदेह बात है। मैं, आप यकीन कर लें कि मैं भी एक आम आदमी हूं। आपके लेवल से, आपसे किस लेवल से उठाई गई? आपसे किस कीमत पे उठाई गई? आपसे किस कीमत पे उठाई गई? 1400 रुपए मन हमसे, 1400 रुपए मन हमसे उठाई गई और हमें घर रखने की इजाजत नहीं दी गई। हमें कहा गया कि 25 मन से ऊपर नहीं रख सकते, हम अपना सीट भी नहीं रख सकते। आज आपके सामने सीट का बहुत बड़ा इशू है। आपके प्लेटफॉर्म पे मैं इस वक्त में आपको एक बात करना चाहता हूं आइंदा की बेहतरी के लिए, जो बड़ी इंपॉर्टेंट है जी। जब तक पाकिस्तान के काश्तकार को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में और इंटरनेशनल प्राइस नहीं मिलेगी गंदम की,
यहां गंदम का बहरान खत्म नहीं हो सकता। काश्तकार ने अब फैसला करना है कि मैंने गंदम लगानी है या नहीं लगानी। अगर उसको इंटरनेशनल प्राइस ना दी गई, उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम ना किया गया, इस वक्त डीएपी का रेट 4000 से ऊपर है, चलो गवर्नमेंट ज्यादा ना करे, उसको 3000 पे कर दे, और जो इंटरनेशनल प्राइस है वो हमने रिकमेंड किया है कि इसको 1850 कर दे। आप यहाँ गंदम बेताज, और फिर गंदम समगल नहीं हो सकेगी। हाशिम जवाब अक्सर पिछली दफा जो सबसे बड़ा इशू बना है, हाशिम जवाब अक्सर किसान से 1400 रुपए मन पे गंदम ले ली गई, कंज्यूमर को 2800 रुपया पर मन पे कीमत मिली, 1400 रुपया पर मन जो है वो किसने ले लिया? आप बैंकर भी रहे, फाइनेंस में भी हैं, फाइनेंस के आदमी हैं, वजीर खजाना भी हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की, क्या आप इसको कैसे एक्सप्लेन करें? सर, मैं कुछ खोकर साहब की बातों में सदाकत है कि हमें अपने फार्मर्स के लिए और बेहतरी लानी चाहिए। ये जो इसका नेट बेनिफिट है, ये फार्मर को इतना पास ऑन नहीं होता। जो एंड कंज्यूमर और फार्मर के दरमियान प्राइस गैप है वो बहुत ज़्यादा है। मैं इस बात से इनकी एग्री करता हूँ, और इसकी वजह से जो सर्टेन मेजर जो हुकूमत ले रही है, मैं उसकी भी वजाहत कर दूंगा। प्राइस, मैं सर अभी मैं इस पे आता हूँ, पहले मैं सिर्फ गंदम की प्राइस पे बात कर रहा हूँ। 1300 से बढ़ा के 1400, सर मैं अर्ज करता हूँ ना, 1300 से बढ़ा के 1400 रुपया गंदम की कीमत रखी गई, और हुकूमत पंजाब ने जो गंदम खरीदी, जो फार्मर से ली, वो 1500 पे 1475 पे रिलीज़ की गई, और ये मिलों को इस रिलीज़ की गई ताकि वो एंड कंज्यूमर को 860 रुपए पे सप्लाई करें। और पंजाब में आज भी आप देख लें तो आपको इसकी वेरिएशन 5% से ऊपर नहीं मिलेगी, 900 के अंदर ही आपको थैला मिलेगा पंजाब की किसी भी जगह में। तो पंजाब की हद तक मैं आपको ये बता सकता हूं कि जबकि फार्मर से 1400 पे ली गई तो 860 पे गंदा तो फिर आटा दिया भी गया है, जो कि हमारी स्टेपल डाइट का हिस्सा है। जहां पे इन्होंने बात की कि इशू मेन क्या है, इशू ये है कि हमारी पर एकड़ यील्ड ही बहुत कम है। हमारे फार्मर को मॉडर्न टेक्निक्स, उसको क्वालिटी बीज, उसको ये सारी चीज़ें नहीं प्रोवाइड की गई इतने सालों से कि हमारी एवरेज यील्ड पर एकड़ेज कम आ रही है। इस पे एक तो स्पेशलाइज्ड फोकस है इसकी रिसर्च पे, इसमें चाइना के साथ भी कोलैबोरेशन चल रही है ताकि हमें क्वालिटी बीज मिल सके, उसमें हम इम्प्रूवमेंट ला सके। और मैं सिर्फ अभी इस पे कुछ कबलज वक्त है, बट इंशाल्लाह जो वीट की इस वक्त सपोर्ट प्राइस अनाउंस की जाएगी वो अट्रैक्टिव होगी ताकि हम ज़्यादा इस बारी वीट की सोइंग करवा सके। जहां सर दूसरी बात हुई कि इसमें मसला क्या आ रहा है, मसला ये आ रहा है कि इसमें बहुत सारे लेयर्स आ जाते हैं। ये अगर आप छोटे दुकानदार से कहें, बड़ों से कहें, चीज़ों से कहें, तो प्राइस की एक ज़िले के अंदर बड़ी वेरिएशन आ जाती है। हमारे यहाँ एक ज़माने में रिवाज हुआ करता था प्राइस मजिस्ट्रेट, जो कि एक्चुअली प्राइस मजिस्ट्रेसी का ही काम किया करते थे, वो कोई लेफ्ट राइट का और काम नहीं करते थे। ये नहीं था कि नायब तहसीलदार को आपने चार्ज दे दिया और उसने जाते जाते देखा तो देख लिया, ना देखा तो ना देखा, या किसी के साथ डील कर ली। अब हम इस प्राइस मजिस्ट्रेटरी निज़ाम को वापस लाना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि जहां भी दुकान हो, जो भी रेट हो, रेट लिस्ट डिस्प्ले की जाए, हर आइटम उस रेट लिस्ट पे आए और उसके मुताबिक उसकी सेल की जाए। जहां तक बात है कि वो रेट क्या हो, उस पर बेशक हुकूमत ओपन है, बैठ के बात करेंगे, सबके साथ बात करेंगे, जो मुनासिब बात होगी, मगर ये चीज़ ट्रांसपेरेंसी के साथ चलेगी। इसको हम इसी तरह आगे लेके एक ब्रेक ले लूँ, ब्रेक में ले लूँ नाज़रीन, ये बहुत ही अहम बहस है क्योंकि इसका एक आम आदमी से, आप सबसे, हम सब से इसका ताल्लुक है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं कि हुकूमत क्या कर सकती है, कुछ कर भी सकती है कि नहीं, आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है, बहुत अहम बहस है कि अशिया खुर्दनोश, फूड प्राइसेस जो हैं उसके बढ़ने के लिए कौन जिम्मेदार है और हुकूमत इसमें क्या कर सकती है। अगर मैं नईम मीर साहब से शुरू करना चाहता हूँ, नईम मीर साहब से। नईम मीर साहब, जब खालिद महमूद खोकर साहब जो हैं सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद हैं, वो कहते हैं कि 1400 रुपये मन हमसे गंदम ले ली गई, 2800 रुपये पर मन जो है वो रिटेल के लेवल पर बिकी, कौन जिम्मेदार है, किसने कि 1400 रुपया पर मन कमाया? देखें जी, ये तो अब गंदम बिकी किसको, किसने इसका आटा बनाया और फिर वो आटा कहाँ गया और उस आटे में से किसने कमीशन खाई, किसने क्या खाया, ये तो इसका बेहतर जवाब तो हाशिम जवाब अक्सा भी दे सकते हैं हुकूमत के बिहाफ पर। मुझे तो नहीं पता, मैं तो ये बता सकता हूँ कि आटे का थैला मेरे ताजर को इतने का आया, उस बेचारे ने इतने का भेज दिया। तो ये तो मेरा ख्याल है ये बेहतर जवाब देंगे। असल में मैं डॉक्टर साहब, मैं असल बात ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? ऐसे ही हो सकता है कि आप मुझे बताएं, मेरे ताजर का इसमें तो कोई कसूर नहीं है कि उसने अपना, आपका क्या ख्याल है कि उसके पास जो आटा आया उसने बहुत सस्ता ख़रीदा होगा,
फ्लावर मिल्स वालों ने उसको माफ़ी दे दी होगी, उन्होंने उनको बहुत सस्ता आटा दिया होगा और उसने बहुत महंगा बेच दिया होगा। ऐसे तो नहीं हो सकता ना, तो इसमें तो एक पूरा प्रोसेस है ना सारा। तो मैं सिर्फ इस बात की तरफ आपकी तवज्जो डॉक्टर साहब दिलाना चाहता हूँ। देखें, हम ना कोर इश्यूज़ को महंगाई के हवाले से डिस्कस करते ही नहीं हैं। हम जो मैक्रो लेवल की बातें हैं, जो इनके जो करने के काम हुकूमतों के होते हैं, उन पर हम बात नहीं करते और हुक्मरान तबका भी उस पर बात नहीं करता। ताजर हमेशा आसान शिकार रहा है इस हवाले से, और उसकी बेचारे की आवाज़ भी इतनी जो है उभर के सामने नहीं आ सकती, और हमेशा उसी की किरदार कशी कर दी जाती है और उसी पर इल्ज़ाम ठहरा दिया जाता है। इन्होंने होर्डिंग का एक्ट भी बनाया, इन्होंने छापे भी मारे, FIRs भी की, कीमतें कंट्रोल में नहीं आई। इसकी वजह क्या है? इसकी बुनियादी वजह यह है कि कीमतों को कंट्रोल करने का इस मुल्क के अंदर कोई मैकेनिज़्म ही मौजूद नहीं है, और जो मैकेनिज़्म मौजूद है वो सारे का सारा करप्ट है। मैकेनिज़्म हो सकता है जी, मैकेनिज्म हो सकता है। वो ऐसे हो सकता है कि सूबाई सतह पर जो है, सूबाई सतह पर प्राइस कंट्रोल अथॉरिटीज बनाई जाएं। ये जो बात कर रहे हैं ना, मैजिस्ट्रेसी का निज़ाम ले आएंगे, ये ले आएंगे, तो प्राइस कंट्रोल एक अथॉरिटी, पूरे सूबे की एक अथॉरिटी बनाए ना, और उसमें जो है ना जी अपना ताजरों को और हर तमाम स्टेक होल्डर्स को उसमें बुलाया जाए, बिठाया जाए, और फोर्टनाइटली जो है वो प्राइसेस का तयन किया जाए। यहाँ पर तो जो डीसीज जो है वो प्राइसेस का तयन करते हैं, वो तो 3-3, 4-4 महीने की पिछली प्राइसेस लेके आ जाते हैं, और वो जो है इम्प्लीमेंट करना शुरू करते हैं। वो अपने इजलास ही नहीं प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ के बुलाते। उनका बुनियादी मकसद होता है कि उन्होंने जुर्माने करने होते हैं और करप्शन करनी होती है। वहाँ से मंत्रियाँ इकट्ठी होती हैं, तमाम डीसीज मंत्रियाँ इकट्ठी करते हैं, और पैसा चीफ सेक्रेटरी तक जाता है। ये पूरी ट्रेल है। हाशिम साहब, मैं सुन रहा था पीएमएल बिल्कुल है, वो ये कह रहे थे, कोई हमारे ही टीवी के प्रोग्राम में, वो ये कह रहे थे कि ये जो प्राइस मॉनिटरिंग कमेटीज और कमीशन और अथॉरिटीज होती हैं, ये भुट्टो साहब ने डेस्परेशन में बनाई थी मई 1977 में, और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये गैर कानूनी है, हुकूमत को कोई इख्तियार ही नहीं है कि ऐसी कमेटीज बनाए। सर, हम तो, मैं जिस तरह ये अंजुमन ताजरान के जो यहाँ पे हैं सरबराह, इन्होंने फरमाया है, हम तो इसी मॉडल को लेके आ रहे हैं, प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी को। मैजिस्ट्रेसी का निज़ाम भी उसी को कॉम्प्लीमेंट करेगा, और जिस तरह इन्होंने कहा, बिल्कुल इसको इंक्लूसिव प्रोसेस रखेंगे, इनकी राय को अंदर लेके शामिल रखेंगे, तो ही हम इसको इन्फोर्स कर सकेंगे प्रॉपरली। बट जब एक बार इनकी राय शामिल हो जाए, तो फिर उस कीमत को इंश्योर करना, इन्फोर्स करना हमारा भी फ़र्ज़ है, और सारे लोग जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका भी फ़र्ज़ है। मैं सर एक और चीज़ पे आपको मैं ज़रा 2 मिनट तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि इस मुल्क के अंदर फोरकास्टिंग का निज़ाम बहुत ही पुअर है। एक क्रॉप ख़राब हो जाता है, ख़ास तौर पे पेरिशेबल। फॉर एग्जांपल, इस वक्त टमाटर की फसल सिंध में बारिशों की वजह से ख़राब हो गई और 2 महीने लेट हो गई जो उसमें से क्रॉप आना है। एकदम आप देखें प्राइस के अंदर बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया। कोविड की वजह से अभी हमारी इंपोर्ट उस तरह हो नहीं सकी ईरान से जिस तरह हो जानी चाहिए थी। ये तो एक वन ऑफ सिनारियो है, बट हमारी फोरकास्टिंग, क्योंकि ये महकमे फूड के सारे डिवॉल्व हो गए हैं और फूड सिक्योरिटी एक बहुत छोटा सा महकमा फेडरल के पास रह गया है, इसकी कैपेसिटी बिल्डिंग दोनों एंड्स पे की जाए और सारे सूबों को, पंजाब ने तो अपना फोरकास्टिंग सेल बना लिया है, बट क्योंकि पंजाब और पाकिस्तान के अंदर गुड्स मूव फ्रीली, सारे सूबों को ये बनाना पड़ेगा। और फेडरल गवर्नमेंट ने भी आज ये फैसला किया, इनिशिएटिव लिया है कि एक प्रॉपर सपार्को की मदद के साथ, एक प्रॉपर सैटेलाइट इमेजिंग के साथ, ऑन ग्राउंड प्रेजेंस के साथ पंजाब की, पाकिस्तान की एक्चुअल आउटपुट्स देखी जाएंगी कि क्या आने लगी हैं, जो गैप्स है उनको पहले से आइडेंटिफाई किया जाएगा और मार्केट के अंदर ऐसी सिचुएशन ही क्रिएट ना हो कि डिमांड एंड सप्लाई का गैप बहुत बढ़ जाए। अच्छा, 3-4 मिनट है। खालिद महमूद खोखर साहब, आप चूंकि किसानों को रिप्रेजेंट करते हैं, मिनिस्टर साहब ने चंद लम्हे पहले ये बात भी कही थी पिछले हिस्से में कि दर हकीकत आपकी जो पर एकड़ यील्ड है वो बहुत कम है, हिंदुस्तान से भी कम है, मशरकी पंजाब से भी कम है, चीन से भी कम है, गालिबन दुनिया के अक्सर ममालिक से कम है। क्या वजह है कि आपने किसानों ने इस पर एकड़ यील्ड को बढ़ाने में कोई कुछ रोल नहीं प्ले किया? जी, मैं ये बात बिल्कुल तस्लीम करता हूँ कि हमारी पैदावार बाकी ममालिक से कम है, क्योंकि हमारी हुकूमती तरजीहात में ज़राअत नहीं है। हाशिम जवान बख्श साहब बैठे क्योंकि इनका जिम्मेदार घराने से ताल्लुक़ है, लेकिन मैं अफसोस के साथ कह रहा हूँ, जब इस दफ़ा बजट आया है तो बजट में इस दफ़ा एग्रीकल्चर आखिरी नंबर पर गई है। पहले होता था पहले दूसरे तीसरे नंबर पे, अब 36 नंबर पे लेके आए हैं, और एग्रीकल्चर जो डेवलपमेंट का बजट है वो 50% कट किया है। मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि इनके वक्त में एग्रीकल्चर का बजट कम किया जाएगा। आपका यहाँ पाकिस्तान में रिसर्च का बजट है एग्रीकल्चर के जीडीपी का 0.18, जबकि इंडिया 0.4 है, चाइना 0.5 है, ब्राजील 1.75 है।
जब रिसर्च के लिए हुकूमत वक्त पैसा खर्च नहीं करेगी, रिसर्च बेहतर नहीं होगी, हमें सीड मुहैया नहीं होगा, हमें 2 नंबर सीड मिलेगा। मैं आपको माजरत के साथ कहूं, इस वक्त हमें जो प्राइवेट सीड कंपनियां गंदम का सीड दे रही हैं, हुकूमत की तरफ से कोई बात नहीं हो रही, 2880 रुपए मन दे रही हैं, 3600 रुपए का 50 किलो का बैग। जब हमारी ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन खुद बढ़ा देंगे, जिला बिहारी में मेज का बेतहाशा बीज सेल हुआ, 2 नंबर बीज सेल हुआ, हुकूमत की तरफ से कोई ऐसे अक़दामात नहीं उठाए गए। देखिए जी, जब बड़ा भरपूर मौक़िफ़ है आपका हुकूमत का फाइनेंस मिनिस्टर साहब को, हाशिम जवाब बख्श साहब को, मिनिस्टर साहब को जवाब देने दीजिए। मिनिस्टर साहब 60-70 सेकंड है प्रोग्राम खत्म होने को, जवाब दे दें इसका। सर मैं 2 चीज़ें खाली अर्ज करता चाहूँगा। खोकर साहब आपकी बात 100% मैं एग्री करता हूँ कि हमें अपनी सीड क्वालिटी और रिसर्च में और ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए। इसके लिए 2 मेजर्स लिए हैं। एक तो सीपैक के अंदर एक नया जॉइंट वर्किंग ग्रुप सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए बनाया जा रहा है, सिर्फ एग्रीकल्चर पे फोकस करेगा और उसमें रिसर्च 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 हमारी नंबर 1 प्रायोरिटी है। दूसरा, इमरजेंसी पैकेज के तहत जो प्राइम मिनिस्टर का हमने आगाज़ किया था, उसके अंदर इसका सेकेंड फेज अब इम्प्लीमेंट होने जा रहा है और इंशाअल्लाह आपको इस साल से एग्रीकल्चर के अंदर बेहतरी नजर आएगी जो हुकूमत की इनिशिएटिव्स हैं उसके अंदर। बहुत शुक्रिया हाशिम जवाब का भी, नई मीर साहब का भी, खालिद महमूद खोकर साहब का भी। नाज़रीन, मकसद ये था इस बहस का कि हम कम से कम ये समझ सकें कि अशाए खुर्दनोश फूड प्राइसेस में जो इजाफा बहुत ज़्यादा देखने में हुआ है, 20 से 100% तक जो इजाफा, उसकी बुनियादी वजह क्या है? सप्लाई एंड डिमांड है या फिर होर्डिंग है? ये बहस आपने सुनी, फैसला आपका है। आज इतना ही, फिर कल आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।